2 फरवरी 2017 ये वो दिन था जिस दिन ज्योति और विनोद वाले केस का मुजरिम आखिर पकड़ा गया। मैंने जरा भी देर नहीं की और उसे फौरन पुलिस हेडक्वार्टर्स लाया, जहां डीएसपी साहब ने गठित की हुई टीम उस मुजरिम के बयान का इंतजार कर रही थी। चल साले, चल अंदर। बहुत दौड़ाया तूने, हाँ? बैठ यहां, निकालता हूं तेरा कचूमर। तो तुम ही है इस पूरा षड्यंत्र का मास्टरमाइंड, मिस्टर मदन सिंह। तो अभी सच सच बता दो कि इस घटना को क्यों और कैसे अंजाम दिया तुमने। आखिर पकड़ ही लिया मुझे आपने इंस्पेक्टर साहब, मुबारक हो। खैर, इस सब की शुरुआत हुई उस बरसात की रात से, जब मैं और मेरा दोस्त जमींदार विक्रमचंद उसके गांव सीतापुर जा रहे थे। रास्ते में हमारी मोटरसाइकिल एक पत्थर से टकराई, जिसमें मुझे और विक्रमचंद को बहुत ही गंभीर चोट आई। तभी वहां एक बेहद ही खूबसूरत पुजारन आई। अरे कैसे गाड़ी चला रहा था मदन? सॉरी विक्रम जी, बारिश की वजह से ब्रेक नहीं लगा। जरा देखो, देखो आसपास, मदद मांगो। कौन है वहां? अरे, आपको तो बहुत ही ज्यादा चोट आई है। आप मेरे साथ चलिए, मैं यही पुराने मंदिर में रहती हूँ, वहीं आपको मरहम पट्टी कर दूंगी। वो मंदिर की पुजारन ज्योति थी, जो उस समय कुंवारी थी। उसका रंग रूप देखकर विक्रमचंद ही नहीं, मैं भी उसका दीवाना हो गया। लेकिन विक्रमचंद था बड़े बाप की औलाद और मैं ठहरा शादीशुदा आदमी। मेरा ज्योति के साथ कोई चांस ही नहीं था। विक्रमचंद और ज्योति एक दूसरे की आंखों में खो गए थे साहब। और कुछ ही दिनों में विक्रमचंद के दादा ने ज्योति और विक्रमचंद की शादी तय कर दी। लेकिन मेरी आंखों से ज्योति का चेहरा हटने को तैयार ही नहीं था। इसलिए उसे देखने के लिए मैं कई बार बहाना बनाकर विक्रमचंद के घर आता जाता रहा। लेकिन विक्रमचंद के रहते उससे मिलना आसान नहीं था। तो मैंने सोचा कि विक्रमचंद की गैर हाजिरी में उससे मिलने जाऊं। कौन है? विक्रम जी आज पीछे के दरवाजे से। अरे मदन भाई साहब, आप? हाँ भाभी, कैसी हैं आप? मैं कब से आपके घर की घंटी बजा रहा था, शायद आपने सुना ही नहीं, इसलिए यहाँ से आना पड़ा। ओह, लेकिन डोरबेल की आवाज तो यहाँ तक आती है। खैर वो छोड़िए, मैं अंदर आ सकता हूँ? जी, विक्रम जी घर पर नहीं है। अरे तो क्या हुआ, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता? देखिए मैं आपके लिए मिठाई भी लाया हूँ, ये लीजिए, खाइए खाइए। अरे अरे भाई साहब, इसी तरह हर रोज मैं किसी न किसी बहाने से ज्योति को मिलने जाता, इसी उम्मीद से कि वो एक न एक दिन मुझे अपने करीब आने देगी। लेकिन ज्योति ठहरी पतिव्रता नारी। ज्योति को भी मेरे इरादे का अंदेशा हो गया था, लेकिन उसने अपना मुंह बंद रखा, क्योंकि मेरी और विक्रमचंद की अच्छी यारी थी। मेरा खून खौलने लगा साहब। मैंने सोचा जो चीज दोस्ती यारी से ना मिले उसे छीन कर ले लेना चाहिए। पर फिर सोचा कि दिन दहाड़े अगर उसने चीख पुकार की तो मैं बुरा फंस जाऊंगा। इसलिए मैं दूसरे दिन शराब की बोतल लेकर वहां गया। मदन भाई साहब, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि यूं पीछे के दरवाजे से मत आया कीजिए, और विक्रम जी के गैर मौजूदगी में आपका यहाँ आना ठीक नहीं। मतलब आपको लग रहा है कि मेरे मन में कोई गलत ख्याल है? अरे आपने तो मुझे शर्मसार कर दिया भाभी। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। नहीं नहीं भाई साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। आप अंदर आ जाइए। ठीक है। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, विलायती शराब। भाई साहब, ये क्या गंदी चीज है, मैं ये नहीं पीती,
इससे मुझे दूर रखिए। अरे गंदी चीज नहीं है, दवा है ये देखो, एक घूंट मैं पीता हूँ। देखिए, अब आप देखिए मुझे कुछ हुआ नहीं ना? तो लो आप भी पियो। अरे, पियो 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 भाई भाभी साहब। पियो। भाई साहब, मैंने बहुत जिद की, लेकिन ज्योति ने मेरी एक नहीं मानी और शराब की कुछ छींटें उसकी साड़ी पर भी गिर गईं। ज्योति ने गुस्सा होकर मुझे घर से निकाल दिया और उसके बाद मेरा उस घर में आना जाना ही बंद हो गया। वहीं दूसरी तरफ मुझे अपने धंधे में बहुत नुकसान हो गया था, इसलिए मेरी नज़र बहुत समय से कीरत और उर्मिला की ज़मीन पर थी। मैंने काफ़ी बार उर्मिला को झांसे में फंसाकर कीरत की ये ज़मीन मेरे नाम करने के लिए कहा, लेकिन वो उर्मिला ना मोटी चमड़ी की औरत निकली। एक बात कान खोलकर सुन ले मदन सिंह, अगर तूने फिर से मुझे ये जमीन तेरे नाम करने की धमकी दी तो मैं पुलिस में चली जाऊंगी। फिर एक दिन मुझे उर्मिला और चंदन के चक्कर का पता चला, तो मैंने उसका फायदा उठाने का सोचा। जिस दिन चंदन उर्मिला के साथ हम बिस्तर हुआ ना साहब, उसी समय मैं खिड़की से चोरी छिपे उर्मिला और चंदन की फोटो खींच लिया। पहले मेरा प्लान उर्मिला को ब्लैकमेल करके उससे वो जमीन अपने नाम कराने का था, मगर फिर मैं जानता था कि अगर वो पुलिस में चली जाती तो मुझे जेल हो जाती। इसलिए मैंने उर्मिला और चंदन का वो वीडियो विनोद को दे दिया, क्योंकि विनोद की भी चंदन से खासा दुश्मनी थी। चंदन और सरपंच ने विनोद को काला बाजारी के झूठे जुर्म में जेल करवाई थी, जबकि विनोद बेकसूर था साहब। क्या विनोद ने काला बाजारी नहीं की थी? और तुम विनोद को कैसे जानते थे? साहब, विनोद मेरी ही जात का था और वो मेरा दूर का रिश्तेदार था। जब उसको जेल हुई थी तो मैं उसे जेल मिलने भी गया था। मदन भाई, मुझे यहाँ से निकालो मदन भाई, घर में बहुत परेशानी है और मैं बेकसूर हूँ। मुझे सरपंच और चंदन ने फंसाया है मदन भाई, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए प्लीज़। और तब मैंने ही वकील लगाकर विनोद को छुड़वाया था और बदले में मैंने उर्मिला को ब्लैकमेल करने के लिए कहा ताकि वो मुझे अपनी ज़मीन दे दे साहब। विनोद ये बात मान गया, लेकिन जेल से बाहर आते ही पलट गया साहब वो। मदन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बाहर निकाला, लेकिन मैं एक औरत को इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकता। साहब, विनोद मेरे मुंह पर मुकर गया था, इसलिए मैंने उसे एक दूसरा प्लान बताया, जिससे उसे अपनी नौकरी भी वापस मिल जाती और मुझे ज़मीन भी। देख विनोद, अब इसका एक ही विकल्प है, जिससे तुझे तेरी नौकरी भी वापस मिल जाएगी और मुझे वो ज़मीन भी। तुझे उस वीडियो से उर्मिला की जगह चंदन को ब्लैकमेल करना होगा, जिसके बदले तू अपनी नौकरी वापस मांगना और बदले में एक मोटी रकम भी, जिससे मैं बाकायदा कीरत की ज़मीन खरीद सकूं। इसलिए मेरे ही कहने पर विनोद ने चंदन को ब्लैकमेल करना शुरू किया, लेकिन सरपंच भी शातिर आदमी था साहब। वो विनोद की बताई रकम उसे किश्तों में देता और फिर उसकी पगार से काट भी लेता। इसलिए एक दिन मैंने ही चोरी छिपे जाकर चंदन के फार्म हाउस से उसकी तिजोरी से पैसे चुरा लिए। ये वही दिन था जिस दिन गांव में दर्शन लाल की बेटी की शादी थी और ज्योति भी अपनी सहेलियों के साथ गांव में आई थी। उस शादी में मैं भी गया था साहब, मैं भी गया था। मैं वहाँ मेहमानों की खातिरदारी में लगा था और ज्योति संगीत में गाना गा रही थी। मुझे देख के वो घबरा गई साहब, इसलिए मैं शादी खत्म होने का इंतज़ार करने लगा। फिर कुछ देर बाद ज्योति की एक सहेली की तबीयत खराब हो गई और ज्योति उसके साथ गाड़ी में बैठकर निकल गई। मुझे उससे किसी भी हालत में मिलना था साहब, इसलिए मैंने अपना टेम्पो निकाला और उसकी गाड़ी का पीछा किया। ज्योति, आज तो मैं तुझे पाकर ही रहूंगा। तेरा पति भी यहाँ नहीं है ना, ये मौका तो मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। अरे ये क्या, इनकी गाड़ी यहाँ क्यों रुक गई अब? चलो चलो ड्राइवर, गाड़ी निकालो जल्दी।
मैंने उसे खेत के बीचों बीच छोड़ दिया है। छोड़ो छोड़ो, निकालो। मैंने देखा कि ज्योति की सहेलियां उसे खेतों में छोड़कर भाग गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मुझे ये समझ आ गया कि यही मौका है ज्योति को पाने का। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको। कैसी हो ज्योति? आखिर आ ही गई तुम मेरे पास। दूर रहिए मुझसे। मदन भाई साहब, आप गलत कर रहे हैं। अरे प्यार करने में गलत क्या है? मेरे पास आओ ना। फिर मैं ज्योति को दूर खेतों के बीचों बीच ले गया और उसके साथ छोड़ो, जबरदस्ती करने लगा। छोड़ो मुझे। वो रोई, चिल्लाई बचाओ। और तड़पती रही साहब। भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। प्लीज छोड़ दो, मुझे जाना है। छोड़ो, बचाओ बचाओ। नहीं, मुझे छोड़ दो भगवान के लिए, मेरे ऐसा मत करो। मुझे जाना है, बचाओ। कोई तो बचा लो। मैंने उसका फायदा उठा लिया था। उसके शरीर पर गंभीर चोट आई थी और वो बेहोश हो गई थी। मैं डर गया कि कहीं होश में आने के बाद वो पुलिस में ना चली जाए, इसलिए मैंने उसको जान से मारने के लिए एक बड़ा पत्थर उठा लिया। वो पत्थर मैं उसके सर पे मारने ही वाला था कि तभी वहां विनोद आ गया। उसको पता था कि मैंने ही तिजोरी से पैसे निकाले हैं, इसलिए वो मुझे ढूंढता हुआ वहां आया। मदन भाई, क्या कर रहे हैं आप? ये कौन है ये औरत? ये अनर्थ है, छोड़ दीजिए उसे। विनोद चले, बीच में मत पड़। चला जा यहाँ से, चला जा। मेरे मना करने के बावजूद भी विनोद वहां से नहीं गया, इसलिए मैंने वही पत्थर उठा के विनोद के सर पे दे मारा। मदन भाई नहीं, नहीं मदन भाई, नहीं मदन भाई, नहीं, ये ऐसा मत कीजिए मदन भाई। और फिर उसी पत्थर से ज्योति की भी हत्या कर दी साहब। ज्योति की भी हत्या कर दी साहब। ओह गॉड, मतलब ज्योति 2 साल पहले ही मर चुकी थी। तो फिर उस हरिलाल ने खेतों में किसको देखा? और आखिर विनोद की हत्या के 2 साल बाद उसने ये बात क्यों कही? सर, हरिलाल ने जिस ज्योति को वहां देखा, उसे वहां भेजने का प्लान इस मदन सिंह ने ही बनाया था। What? How is this possible? मदन सिंह, ऐसा तुमने क्यों किया? बताओ। बताता हूँ साहब। ज्योति को मारने के बाद मुझे उसकी लाश को ठिकाने लगाना था, लेकिन मेरे पास जमीन को खोदने के लिए कोई औजार नहीं था। इसलिए मैं पास ही में कीरत के खेत पर गया और वहां से औजार लेकर वापस भी आया। कीरत दारू के नशे में धुत था, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आया। लेकिन जब मैं गड्ढा खोद रहा था, तब खुदाई की आवाज सुनकर कीरत वहां पहुंच गया और उसने ज्योति की लाश को देख लिया। वो नशे की हालत में था, इसलिए मैंने उसे समझा बुझाकर वहां से भेज दिया। और उसके बाद जब मैं विनोद की लाश ठिकाने लगा ही रहा था, तब चंदन और कल्लू अपनी गाड़ी लिए वहां पहुंचे। सर जी, ये तो जिंदा है। पता नहीं किसने मारा है इसे, लेकिन सांसें चल रही हैं इसकी, पर लगता नहीं कि ज्यादा देर जिंदा रहेगा। तू एक काम कर, चाकू ला, इसको खत्म करके यहीं गाड़ देते हैं, वरना इसकी लाश मिली तो इसकी मौत का इल्जाम मेरे सर पर आ जाएगा। और फिर जो काम मुझे करना था वो उस बेवकूफ चंदन ने कर दिया और लाश को वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया।
अनबिलीवेबल। मतलब मदन सिंह, तुमने अपनी हवस मिटाने के लिए 2 खून कर दिए? 2 नहीं सर, 5 खून। 5? कैसे? हेलो, क्या ज्योति आ गई? हाँ, उस अंदर भेजो। ज्योति? What is going on विजय? ज्योति जिंदा है और वो यहाँ है। इसका मतलब ये जो कहानी सुना रहा है वो सब झूठ है। मदन की कहानी 100% सच है सर, और अब आगे की 3 खून की कहानी मदन नहीं, ज्योति बताएगी। ज्योति, अंदर आओ। नमस्ते सर। माय गॉड, ज्योति तो जिंदा है। आप भी धोखा खा गए सर। ये ज्योति नहीं, उसकी हमशक्ल है, एक थिएटर आर्टिस्ट। इसका नाम तंत्रा है। मदन सिंह को भी वैसे ही झटका लगा जैसे आपको लगा, और मदन सिंह ने इसकी शक्ल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा। तंत्रा, सर को बताओ कि मदन सिंह तुमको कब मिला और तुमने उसके लिए क्या क्या किया। साहब, मैं एक नाटक कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन मेरा शो देखकर मदन सिंह मुझसे मिलने आए और इन्होंने मुझे कुछ पैसे ऑफर किए। कहा कि किसी कीरत सिंह को डराना है। तो उनके कहने पे मैं उनके बताए हुए कपड़े पहन के कीरत सिंह के खेत पर गई और भूत वाला मेकअप करके उनको डराने लगी। इसी वजह से एक रात डरकर उनका हार्ट फेल हुआ और वो पानी में जा गिरे। सर, तंत्रा सही कह रही है। ज्योति की मौत का एक ही विटनेस था, कीरत। इसीलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए मदन ने ज्योति के भूत से उसे डराया और फिर उसे मार दिया। इससे 2 लक्ष्य हासिल हुए। एक तो कीरत की मौत एक हादसे की तरह दिखी, और दूसरी तरफ कीरत का खेत उर्मिला के नाम हो गया। वैसे तो चंदन की तिजोरी से पैसे चुराने के बाद मदन को उस खेत की ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन चंदन और चतुर सरपंच ने फौरन पता कर लिया कि उनकी तिजोरी का माल मदन ने लूटा है। इसीलिए उन्होंने मदन से अपना पैसा वसूल कर ही लिया, और इसीलिए मदन वापस उर्मिला के पीछे पड़ गया। और इसी कारण उर्मिला ने जल्दबाजी में खेत हरिलाल को बेचा और शहर जाकर बस गई। ओह, आई सी। तो ये हुआ तीसरा खून। अब चौथा और 5वां खून किसका और कैसे हुआ? सर, हरिलाल को जमीन बेचने के बाद उर्मिला ने तो मदन से अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन बेचारा हरिलाल इस चंगुल में फंस गया। मदन को किसी भी कीमत पर वो जमीन चाहिए थी। तो बताओ मदन सिंह, तुमने अब कौन सा खेल खेला वो जमीन पाने के लिए? साहब, वो जमीन पाने के लिए मैंने एक तरकीब ढूंढी। फिर रिसर्च लैब से एक ऐसा केमिकल ढूंढा जो फसल पकने के बाद उस पर छिड़का जाए तो फसल खराब हो जाती है। मैंने वो केमिकल हरीलाल की पकी हुई फसलों पर छिड़कना शुरू किया, ये सोचकर कि खराब होती फसल से तंग आकर हरीलाल अपनी जमीन छोड़ देगा। लेकिन हरीलाल ने ऐसा किया नहीं। वो फसल लगाता रहा और हर बार उम्मीद करता रहा कि इस बार फसल अच्छी आएगी। ये करते करते 2 साल बीत गए। फिर मैंने वही ज्योति के भूत वाली तरकीब अपनाई, क्योंकि मुझे सिर्फ जमीन नहीं चाहिए थी साहब, बल्कि चंदन और सरपंच को विनोद के खून में फंसाना भी था। हाँ साहब, और इसीलिए 2 साल बाद मदन जी मुझसे वापस मिलने आए और कहा कि इस बार सीधे साधे परिवेश में हरीलाल से मिलना है और उसे विनोद की लाश का ठिकाना बताना है। जैसा मुझे मदन जी ने बोला था वैसा ही मैंने किया, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। कैसी गलती? सर, तंत्रा से यह गलती हो गई कि उसने हरीलाल को कहा कि लाश इमली के पेड़ के नीचे खड़ी है, जबकि लाश नीम के पेड़ के नीचे थी। जब उसने ये भूल मदन को बताई तो मदन ने उसी रात फौरन विनोद का कंकाल नीम के पेड़ के नीचे से निकाला और इमली के पेड़ के नीचे गाड़ दिया, और इसीलिए फोरेंसिक रिपोर्ट में कंकाल से 2 तरह की मिट्टी बरामद हुई है। ओह, लेकिन हरीलाल ने तो अपनी फसल रिसर्च लैब से टेस्ट कराई थी और तब तो उसमें कोई केमिकल नहीं मिला था। टेस्ट कराई नहीं, करवाई गई थी सर, और वो भी मदन के कहने पर। अब जब मदन ही खुद रिपोर्ट लाने का काम करता था तो वो रिपोर्ट में कुछ भी लिखवा सकता था। और यही बात एक दिन बटुकनाथ महाराज को पता चली जब वो हरीलाल की जमीन पर हवन करवाने आए थे। बटुकनाथ कोई ढोंगी साधु नहीं थे, बल्कि संशोधन प्रवृत्ति के आदमी थे। उन्होंने हवन करवाने के साथ ही
खराब हुई फसल का सैंपल अपने पहचान की लैब में टेस्ट करवाया और उन्हें तब उस केमिकल का पता चला। बटुकनाथ महाराज मदन का भांडा फोड़ने ही वाले थे कि मदन ने फिर से तंत्रा की मदद लेकर बटुकनाथ को ही मरवा दिया। उसका खून भी इतनी चालाकी से प्लान किया गया कि वो खून ना लगकर किसी भूत का प्रकोप लगे। तो सर, तब तक कहानी में ज्योति एक रहस्य बनी हुई थी। वो कौन थी, कहां से आई थी, जिंदा भी थी या नहीं, किसी को पता नहीं था। उसकी असलियत सिर्फ उसका पति विक्रमचंद और पंडित सूर्य प्रकाश जानते थे। तो जब हमने विक्रमचंद को अरेस्ट किया तब मदन को डर लगने लगा कि शायद उसका नाम भी सामने आ सकता है, क्योंकि वही ज्योति को मिला करता था। इसीलिए विक्रमचंद को मरवाने के लिए उसने हरिलाल का सहारा लिया। उसने हरिलाल की दवाई में पीसीपी ड्रग मिलाकर तंत्रा को उसे डराने के लिए भेजा और उसे विक्रमचंद का खून करने के लिए उकसाया और इल्जाम मुझ पर डाल दिया, क्योंकि अगर एक बार मैं इस केस से बाहर हो जाता तो यह केस ही बंद हो जाता। इंस्पेक्टर विजय, this is the most phenomenal revelation I have ever heard in any case in my career. 2 साल से यह आदमी पूरे सिस्टम को चकमा देता रहा। एक खून छुपाने के लिए 4 और खून किए और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। एक्सीलेंट वर्क, वेरी गुड जॉब इंस्पेक्टर विजय। आई विल टॉक टू डीएसपी सर, आपका प्रमोशन का बात करूंगा। लेकिन विजय, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई। आखिर में जब मदन सिंह डॉक्टर प्रेरणा को मारने वाला था तो तुमने उसे कैसे पकड़ा, जबकि मदन सिंह तो देर रात से ही उस हॉस्पिटल में था और डॉक्टर प्रेरणा भी वहीं पे थी। सर, ये बात मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा, लेकिन आप शायद इस कहानी पर यकीन नहीं कर पाएंगे। ये एक राज है और इसे राज ही रहने दीजिए। और इसी राज ने मुझे अपनी पत्नी आरती से वापस मिलवाया है। आप सब भी यही जानना चाहते हैं ना कि आखिर आरती उस अस्पताल में कैसे पहुंची। आरती के वहां पहुंचने की वजह, मेरे समस्तीपुर ट्रांसफर होने की वजह और मेरे उस पुराने मंदिर में पहुंचने की वजह एक ही थी, ज्योति। उस रात जब आरती मुझे फोन कर रही थी तब वो मुझे कुछ खास बात बताना चाहती थी। जब मैंने फोन नहीं उठाया तो उसने अम्मा को फोन किया, लेकिन किसी ने भी उसके फोन का जवाब नहीं दिया। जिस समय उसने मुझे वो फोन किया था उस समय वो उसी पुराने मंदिर में मौजूद थी जहां कभी ज्योति रहा करती थी। सीतापुर आरती के नानी का घर था और वो इत्तेफाक से उस दिन वहीं गई थी, लेकिन एक अजीब घटना के कारण वो भी उस पुराने मंदिर में पहुंची, या फिर ये कहें कि ज्योति ने ही उसे वहां बुलाया था। हे भगवान, मैं यहाँ कैसे पहुंची? मैं तो गांव जा रही थी। ये मंदिर तो बिल्कुल खाली है। सुनिए, क्या आप इंस्पेक्टर विजय की पत्नी हैं? कौन है? कौन बोल रहा है? माफ कीजिए, मैं जिस अवस्था में हूँ उसमें मैं आपको दिखाई नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको एक चेतावनी देना चाहती हूँ। क्या? कैसी चेतावनी? आपके पति इंस्पेक्टर विजय पर एक खतरा मंडरा रहा है। उनकी इज्जत और मान सम्मान एक महिला डॉक्टर की जिंदगी से जुड़ी हुई है, जो इस समय शहर के गवर्नमेंट अस्पताल में मौजूद है। आज रात ही डॉक्टर प्रेरणा नाम की उस डॉक्टर को कोई मारने वाला है। अब आप ही उसकी जिंदगी बचा सकती हो। क्या? कौन डॉक्टर प्रेरणा? मैं किसी प्रेरणा को नहीं जानती। और तुम हो कौन? मेरे पति को कैसे जानती हो? मेरा अस्तित्व आपके लिए मायने नहीं रखता। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझसे भी वही गलती हुई थी जो आपसे हुई है। जिस कारण आपका संसार उजड़ गया, उस कारण मेरी भी दुनिया उजड़ गई। जल्दी कीजिए, बचाइए डॉक्टर प्रेरणा को। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। बस इतना ही कहा उस मंदिर के पुजारन ने, जिसे सुनकर आरती ने मुझे फोन किया, पर मैंने फोन नहीं उठाया। तब आरती खुद उस अस्पताल पहुंची और उसने वहां के डॉक्टर्स की टीम को प्रेरणा पर हमले के बारे में आगाह किया। तब डॉक्टर्स की टीम ने जल्दी प्रेरणा को दूसरे अस्पताल शिफ्ट कर दिया और मदन सिंह के वहां पहुंचते ही वहां की लोकल पुलिस ने मदन सिंह को अरेस्ट कर लिया। इस पूरे केस में हमारे पास मदन सिंह के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे
अगर हम इस केस की जड़ तक पहुंच पाए तो सिर्फ उस पुरानी मंदिर की पुजारन के कारण, जिसका अस्तित्व आज भी मेरे लिए एक राज बना हुआ है।